अभी आप देखेंगे कि इसराइल के साथ जो है अरब कंट्रीज़ जो है वो अपने रिश्ते धीरे धीरे सुधारना चाहती है। और ये भी एक मतलब एक डायलेमा की तरह है कि एक टाइम पे जब अरब कंट्रीज़ जो थी वो इसराइल को एकदम मतलब फुटी आँख नहीं मारती थी। जब को इसराइल का गठन हुआ था, जब इसराइल को स्वाधीनता मिली थी, जब इसराइल को फ्रीडम मिली थी, तभी उसकी नेक्स्ट दिन में ही अरब कंट्रीज़ ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और एक अरब कंट्रीज ने नहीं किया था, ये 6 से 7 अरब कंट्रीज ने एक साथ मिलकर अटैक किया था। इजिप्ट भी था, जॉर्डन भी था, वहाँ पर सीरिया भी था, इराक भी था, लेबनन भी था, और भी कई सारे जो बाहर से आते थे वो भी उन्होंने पैसों की सहायता की थी और भी कई सहायता की थी। तो उस वार को भी इजिप्ट ने थोड़ी देर में ही जीत लिया था। शायद 1 या 2 महीने चला था वो वार भी जीत गया था। उसके बाद 6 डे वार हुआ, वो तो पूरी तरह से मतलब एक गेम चेंजिंग वार था एकदम पूरी तरह से। या इजिप्ट को पूरी तरह से, इजिप्ट की जो सेना थी उसको पूरी तरह से इसराइल ने एकदम सफाया कर दिया। फिर बाकी बची जो सेना थी, सीरिया का जो गोलान हाइट्स था उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया, लेबनान को पछाड़ दिया, जॉर्डन की सेना को भी पछाड़ दिया। तो एक तरह से सीरिया ने पूरी जंग को, मतलब इसराइल ने पूरी जंग को जीत लिया था विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। तो तब से लेके आज तक ही आप देखेंगे कि इसराइल का और बाकी जो अरब की कंट्रीज़ थे, बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, उनका एकदम सांप नेवले का जैसा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को फुटी आँख नहीं समाते। इसराइल का एक खूबी आप शायद जानते ही होंगे कि उसके पास मोसाद है, और मोसाद जो है वो एकदम घुस के मारता है लोगों को। वो ये नहीं देखता कि आप उसके मित्र हो, आप उसके दोस्त हो, ये सब नहीं देखता। वो सब ये देखता है कि आपने क्या गलत किया है, इसराइल के खिलाफ क्या साजिश की है या नहीं। मोसाद एक बहुत ही, आपने भी सुना होगा कि रैथ ऑफ गॉड नाम का एक ऑपरेशन चलाया था। जब 1972 में म्यूनिक में जब मैसाकर हुआ था, इजरायली जो खिलाड़ी थे उनको मार दिया गया था ब्लैक सितंबर नाम का एक ग्रुप ने। और उसके बाद ही मोसाद ने उन सारे लोगों को चुन चुन के मारना शुरू किया जो इस चीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदार थे। रेड प्रिंस नाम का एक व्यक्ति था जो कि ये पूरे घटना का मास्टरमाइंड था। 7 साल बाद उसको खोज के मारा इसराइल ने। तो इसराइल जो है वो मतलब छोड़ता नहीं है, मोसाद जो है वो छोड़ता नहीं है किसी को। और अरब कंट्रीज़ ये भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरब कंट्रीज़ इसराइल से इतना नफरत क्यों करते हैं। पहले आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में, ये हालांकि बहुत ही बड़ा चीज़ है, मैं छोटे में आपको जानने की कोशिश करता हूँ कि पहले जो आप देखेंगे तो वो इसराइल जो अभी जिस जगह को आप जानते हैं वहाँ पर अरब भी रहते थे, थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी रहते थे, और ज्यूज़ जो यहूदी है वो भी रहते थे। अब जब यहूदी लोग जो थे, क्रूसेड मान लीजिए और भी कई सारे चीज़ों के मान लीजिए, उन्होंने धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग यूरोप में चले गए, बहुत सारे लोग अमेरिका में चले गए, बहुत सारे लोग अफ्रीका में, इथियोपिया में चले गए, कुछ जो है वो इंडिया में भी आने के बाद बसने लगे। जोसेफ शायद उनका नाम था, वो इंडियन आर्मी के मानिक शॉ के बाद, 1971 के मानिक शॉ, सैम मानिक शॉ जो थे, उसके बाद सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ऑफिसर थे। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद जोसेफ नाम का था। तो वो एक यहूदी परिवार से आते हैं और उनको ये भी ऑफ़र दिया गया था, मतलब दुनिया में कहीं भी अगर यहूदी रहते हैं तो उनको एक ऑफ़र दिया जाता है कि अगर आप चाहेंगे तो आप इसराइल में आकर रह सकते हैं, आपको विदाउट एनी फ़ीस आपको इसराइल में रहने दिया जाएगा। आपको अगर आएंगे तो आपके साथ साथ मतलब इजरायली पासपोर्ट भी तैयार हो जाएगा। उनको भी ऑफ़र दिया गया था, हालांकि उन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, सुना नहीं। तो ये भी एक चीज़ था। क्या कह रहा था मैं, हाँ,
कि वो जगह पे तब माइग्रेट करने लगे लोग। अब फिर जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से 1945 तक, तो अब हिटलर ने ज्यूस के ऊपर, यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए। उनको पकड़ पकड़ कर गैस चेम्बर में डालकर मार दिया जाता था, उनको शॉट ऑन साइट का ऑर्डर दिया गया था, मतलब देखते ही गोली मार दो, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे करीबन 6 लाख से भी ज़्यादा, 60 लाख से भी ज़्यादा जो जूस थे वो हिटलर के द्वारा मार दिए गए। ऑस्ट्रिच जो पोलैंड में था उसको एक कंसंट्रेशन कैंप में तब्दील कर दिया गया और वहाँ पर बहुत सारी जूस को मार दिया गया। तो एक टाइम तक पूरी दुनिया में जूस की आबादी करीबन 1.5 से 2 करोड़ की थी, जिसमें 60 लाख जूस मारे गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, हम हर जगह पर माइनॉरिटी है, इसलिए हमारी सुनी नहीं जा रही, इसलिए हमें कत्ल गारत का सामना करना पड़ रहा है, ये मारकाट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जूस जो कम्युनिटी है वो बहुत ही एक, आप मान लीजिए कि सुलझी हुई कम्युनिटी है एकदम। जब बचपन से ही उनको तालीम दी जाती है, एक आप आर्चरी सीखो, एक आप घुड़सवारी सीखो, और ऐसे ऐसे तालीम दिए जाते हैं। और आप अगर देखेंगे कि जो दुनिया भर के नोबेल प्राइजेस है, ज़्यादातर लाइक 25% से भी ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो है वो ज्यूज़ ने जीते हैं, वो यहूदी ने जीते हैं। तो एक ऐसी कम्युनिटी जो और एक चीज़ है कि दुनिया के ज़्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर्स है, लोन देने वाले सेक्टर्स है, वो ज़्यादातर ज्यूज़ के पास है। ज़्यादातर जो बैंक के हेड है वो ज्यूज़ है। और इधर आप देख लीजिए मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ पर तो सूद लेना भी हराम है। तो ये भी एक वजह है उन दोनों के बीच में क्लैश की। हालांकि ये मेन वजह नहीं है। तो जो मैं कह रहा था कि एक छोटी सी कम्युनिटी जिसके पास इतना इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, इतना आप बोल लीजिए कि इंटेलेक्चुअली शार्प है, छोटे टाइम से ही उसको तालीम दी जाती है घुड़सवारी की, बंदूक चलाने की, ऐसे कुछ। और एक टाइम तक बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग अभी भी अगर आप देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर हेनरी किसिंजर और भी कई सारे लोग जो है वो यहूदी से आते हैं। तो एक टाइम तक इज़राइल जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहूदी जो है अभी भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, लेकिन उनको परसिक्यूट किया जा रहा था क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। जहाँ भी वो जाते थे वो बहुत ही छोटी तादाद में थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी जो टाइम है वो फिर से इज़राइल की तरफ रुख किया जाए। इज़राइल मतलब वो अभी का इज़राइल, वहाँ पर रुख किया जाए और वहाँ पर ही हमको जो स्टेबल होकर वहाँ पर ही हमको रहना है। वहाँ पर अगर हम रहेंगे तो हमको कोई मानने वाला नहीं होगा। लेकिन जब ज्यूज़ ने पैलेस्टाइन से मूव करके, इज़राइल से मूव करके वो चले गए थे यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, तब वहाँ उस जगह पे मुस्लिम ने कब्ज़ा कर लिया था। हालांकि अभी भी बहुत सारे ज्यूज़ तब भी जेरूसलम में रहते थे, पर ज़्यादातर जो कंट्रोल था उस जगह का, वो पैलेस्टाइन वाला इलाका था, उस जगह का कंट्रोल मुस्लिम के पास था। अब आपके घर में अगर कोई आके रहने लगे और फिर आप वहाँ पर फिर से आने की कोशिश करें और वो बोले कि यहाँ पर तो हम ही रहते थे, तो आपको कैसा लगेगा? दोनों की तरफ से सोचिए, मुस्लिम की तरफ से भी सोचिए, इज़राइल की और यहूदी की तरफ से भी सोचिए। मुस्लिम की तरफ से ये सोचिए कि आपने सालों साल इस जगह पर रह रहे थे, अभी ज्यूज़ आके आपके यहाँ पर आकर बोलेंगे कि ये जो जगह है वो मेरी है, तो कैसा लगेगा? फिर 1997 में जब इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच समझौता हुआ कि इज़राइल को इतनी इतनी जगह मिलेगी, पैलेस्टाइन को इतनी इतनी जगह मिलेगी। हालांकि वो समझौता तब से ही अरब लोग मानने से इनकार कर रहे थे, तब से ही इज़राइल का झगड़ा था। लेकिन अगर वो मान लेते उस एकॉर्ड को, अगर वो ज़मीन थोड़ी बहुत इज़राइल को, ज्यूज़ को दे देते, तो शायद आज इतना बड़ा केओस नहीं होता। क्योंकि तब जो मैप था वो तब ज़्यादातर ज़मीन जो थी इज़राइल की
वो अरब्स को मिल रही थी, वो पैलेस्टाइन के हाथ में था। बहुत थोड़ी बहुत ही ज़मीन जो थी वो इजरायलियों के पास रहती थी। तो लेकिन बाद में जाकर उन्होंने जंग की घोषणा कर दी, वो बोलने लगे कि हम इतनी सी भी ज़मीन क्यों दें। तो बाद में जाकर वो भी एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रोक हो गया। तो शुरुआत इससे ही होती है कि एक टाइम तक आप उस जगह के मालिक थे, वहाँ पर आपकी शासन चल रही थी, और फिर जाके पैलेस्टाइन के इजरायली लोग जो थे, ज्यूज़ जो थे, वहाँ वहाँ पर आने लगे, और आपको ये अच्छा नहीं लगा, और फिर जो होना था वो हो गया। हालांकि अभी जो है हालात धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं। सऊदी अरब भी इसराइल को धीरे धीरे करके, हालांकि शायद जनवरी के टाइम पे इसी साल बेंजामिन नेतन्याहू तब प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। पहली बार एक इजरायली नेता सऊदी अरब का दौरा कर रहा है। हालांकि वो बहुत ही सीक्रेटिव था, क्योंकि अगर ये चीज़ बात पता लग जाती पूरी कम्युनिटी को तो बहुत ही मतलब बवाल हो जाता। बहुत ही सीक्रेटिवली ये बात करी गई, और बहुत सारे डील्स भी हुए। धीरे धीरे करके इसराइल को मान्यता देने की बात भी करी गई। तो ये भी एक चीज़ है, अभी देखते हैं कि क्या सुधरते हैं या नहीं रिश्ते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट आप कौन सा देखना चाहेंगे, कौन सी बात पे, कौन सी टॉपिक पे आप सुनना चाहेंगे। थैंक यू।